सुबह ठीक 11 बजे लाहौर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल की तरफ एक बुजुर्ग आम से कपड़ों में चलते हुए बढ़ रहे थे। नाम था हाजी अब्दुल रहमान। इनके हाथ में एक पुराना सा थैला था, लेकिन जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचे तो गार्ड के माथे पर शिकन आ गई। गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहाँ कहाँ आ गए? क्या काम है आपका यहाँ? हाजी अब्दुल रहमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मेरी यहाँ बुकिंग है, बस इसी बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपने साथी से कहा, अरे देखो तो, बाबा कह रहा है इसकी यहाँ बुकिंग है। फिर गार्ड ने हाजी अब्दुर्रहमान से कहा, बाबा, आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि ये होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े 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 अफसर और रईस लोग आते हैं। यहाँ कोई आम आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट आयशा खान ने ये गुफ्तगू सुन ली। इसने हाजी अब्दुर्रहमान पर नज़र डाली, सर से पांव तक देखा और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मगर ये मुस्कुराहट खुश आमदीद की नहीं, बल्कि तंज और हकारत की थी। आयशा ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। ये होटल बहुत महंगा है। शायद आप गलत जगह आ गए हैं। हाजी अब्दुर्रहमान ने उसी नरमी से जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यही हो। आयशा ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें वक्त लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाएं। हाजी अब्दुर्रहमान ने सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। लाउंज में मौजूद के मेहमान इन्हें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, लगता है मुफ्त का खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं कि यहाँ का एक गिलास पानी खरीद सके। हाजी अब्दुर्रहमान ने यह सब सुना, मगर वो खामोश रहे। एक कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए, थैला ज़मीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोशी से बैठ गए। लाउंज का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए इनकी तरफ इशारा कर करके बातें बना रहे थे। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, अम्मी, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वालों जैसे नहीं लगते। माँ ने कहा, बेटा, सब नसीब की मार है, जब किस्मत साथ ना दे तो सब की सुननी पड़ती है। इतने में आयशा दोबारा वहाँ से गुजरी। इसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बिठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद ये खुद ही उठकर चला जाएगा। हाजी अब्दुर्रहमान ये सब सुन रहे थे, मगर एक लफ्ज़ ना बोले, बस इंतज़ार करते रहे कि कोई इनकी बात सुने। पूरे 1 घंटे तक वो यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नज़र डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग है। लेकिन ऐसा ना हुआ। आखिरकार हाजी अब्दुर्रहमान ने आस्तगी से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम मसरूफ़ हो तो अपने मैनेजर को बुला लो, मुझे इनसे भी कुछ ज़रूरी बात करनी है। आयशा ने बेदिली से फ़ोन उठाया और होटल के मैनेजर नुमान मलिक को कॉल मिलाई। इसने कहा, सर, एक बुज़ुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। नुमान ने दूर से हाजी अब्दुर्रहमान को देखा और फ़ोन पर हंसते हुए कहा, ये हमारे मेहमान हैं, ये बस यूं ही मेरे पास चले आए हैं। मेरे पास अभी वक्त नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद ही उठकर चले जाएंगे। आयशा ने वही बात दोहरा दी और हाजी अब्दुर्रहमान को मज़ीद इंतज़ार करने का कह दिया। हाजी अब्दुर्रहमान ने एक गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर जा बैठे। सारी नज़रें इन पर जमी हुई थी, मगर इनकी आंखों में अब भी वही सब्र था, जैसे कह रहे हों कि सच को दबाया तो जा सकता है, मगर रोका नहीं जा सकता। लाउंज में हाजी अब्दुर्रहमान अब भी बैठे थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, मगर इनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। इसी दौरान रिसेप्शनिस्ट आयशा खान दोबारा इनके पास आई और रूखे लहजे में बोली, बाबा, आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैनेजर साहब अभी भी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ हैं। हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, ठीक है बेटी, मैं इंतज़ार कर लूँगा। उसी वक्त होटल का मैनेजर नुमान मलिक अपने कैबिन में किसी गैर मुल्की क्लाइंट से फ़ोन पर बात कर रहा था। इसके चेहरे पर गुरूर साफ झलक रहा था। फ़ोन रखते ही आयशा ने दोबारा कॉल की और कहा, सर, वो बुज़ुर्ग अब भी लाउंज में बैठे हैं, आप एक बार इनसे मिल लीजिए। नुमान ने हंसते हुए कहा, बैठा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद ही चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है। इतने में वहाँ एक छोटा मुलाजिम आया। नाम था अली रज़ा। वो होटल का बेल बॉय था। इसने हाजी अब्दुर्रहमान को देखा। लॉन्ज में सब इनका मजाक उड़ा रहे थे, मगर अली की आंखों में इनके लिए इज्जत थी। वो आहिस्ता से करीब आकर बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं?
کہ کیا کسی نے आपकी मदद नहीं की? हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और कहा, बेटा मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ मगर लगता है वो मसरूफ़ है। अली का चेहरा संजीदा हो गया। इसने कहा, बाबा आप फिक्र ना करें, मैं अभी इनसे बात करता हूँ। हाजी अब्दुर्रहमान ने सर हिलाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अली तेज कदमों से मैनेजर के कैबिन की तरफ गया। दरवाजे पर पहुंचकर इसने दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। नुमान मलिक ने इशारे से पूछा, क्या बात है? अली ने अदब से कहा, सर लॉन्ज में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। नुमान ने बहुएं चढ़ाते हुए सर्द लहजे में कहा, अली तुम्हें कितनी बार कहा है फजूल लोगों से दूर रहा करो, वो कोई गेस्ट नहीं है, शायद भटक कर आ गए हैं। अली ने धीरे से कहा, लेकिन सर वो कह रहे हैं उन्हें आपसे ज़रूरी बात करनी है। नुमान हंस पड़ा। ज़रूरी बात? तुम्हें अंदाज़ा है यहाँ करोड़ों का कारोबार होता है और तुम मुझे ऐसे बाबे से मिलवाओगे? अली खामोश रहा मगर अंदर से अफसरदा था। इसने सोचा, इंसान को इसके हुलिये से कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े ओहदे पर बैठने से इंसानियत भूल जानी चाहिए? नुमान ने सख्त लहजे में कहा, अली तुम अपना काम करो, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अली ने सर झुकाया और बाहर आ गया। लॉन्ज में वापस पहुंचते ही इसने हाजी अब्दुर्रहमान की तरफ देखा। इनकी आंखों में अब भी सब्र झलक रहा था। अली इनके पास बैठ गया और बोला, बाबा मैंने कोशिश की मगर मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफ़ी है। अली की आंखें नम हो गई। इसे महसूस हुआ कि ये बुजुर्ग आम आदमी नहीं है। इनकी सादगी में एक अजीब ताकत छुपी हुई थी। लाउंज का माहौल और भी संजीदा हो चुका था। लोगों के तंज और कह कहे, हाजी अब्दुर्रहमान की खामोशी और अली की बेचैनी सब मिलकर एक अनोखी तस्वीर बना रहे थे। करीब 1 घंटा गुजर चुका था मगर हाजी अब्दुर्रहमान वही कुर्सी पर बैठे रहे। उन्होंने आहिस्ता से आंखें बंद की और सोचा कि सब्र ही असल ताकत है। मगर अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। होटल की घड़ी अब 11:15 बजा दिए तो हाजी अब्दुर्रहमान मजीद खामोश नहीं रह सके। वो आहिस्तगी से अपनी छड़ी उठाई, कंधा थैले पर लटकाया और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। लाउंज में बैठे कई लोगों ने फिर तंज किए, देखो देखो बाबा मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी आयशा ने इन्हें आते देखा और झंझला कर बोली, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? इंतज़ार कीजिए, मैनेजर अभी मसरूफ़ है। हाजी अब्दुर्रहमान ने इसकी तरफ देखा और नरम आवाज़ में कहा, बेटी बहुत इंतज़ार हो चुका, अब मैं खुद इनसे बात करूँगा। इतना कहकर वो सीधे मैनेजर नुमान मलिक के कैबिन की तरफ बढ़ गए। लाउंज में खामोशी छा गई। सब निगाहें इसी तरफ टिक गई। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही हाजी अब्दुर्रहमान ने केबिन का दरवाज़ा खोला, नुमान अपनी घूमने वाली चेहर पर अकड़ कर बैठा था। इसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबा बताएं, क्या काम है आपको? हाजी अब्दुर्रहमान ने आहिस्तगी से थैला खोला और अंदर से एक लिफाफा निकाला। वो इसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से मुतल्लिक कुछ दस्तावेज़ात हैं, बराए मेहरबानी एक बार देख लें। नुमान हंसते हुए लिफाफा हाथ में पकड़ लिया मगर खोले बगैर ही मेज़ पर फेंक दिया। इसकी हंसी में तकब्बुर साफ झलक रहा था। इसने कहा, बाबा जब किसी के पास पैसे नहीं होते तो बुकिंग जैसी बड़ी बातें फजूल है। तुम जैसी शक्ल का देख ही मैं जान लेता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये होटल तुम्हारे बस का नहीं है। बेहतर है यहाँ से चले जाओ। हाजी अब्दुर्रहमान ने इसकी आंख में देखा। इनकी आवाज़ अब गहरी और संजीदा हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा बगैर देखे तुमने कैसे फैसला कर लिया? एक बार इन कागजात को तो देख लो। सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। नुमान कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसते हुए बोला, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूँ। लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूँ कि किसकी क्या औकात है। तुम्हारी शक्ल कहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लाउंज में बैठे चंद मेहमान भी हंस पड़े। हाजी अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली, लिफाफा मेज पर रखा और खामोश लहजे में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं तो मैं चला जाता हूँ, मगर याद रखो जो तुमने आज किया है इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगे। पीछे बैठे मेहमान आहिस्ता से सरगोशी करने लगे, वाह मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। हाजी अब्दुर्रहमान होटल से बाहर निकल गए। इनकी धीमी चाल और झुकी हुई कमर ने पूरे स्टाफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। लेकिन नुमान अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। इसके चेहरे पर गुरूर और हकारत का मिला जुला तासर था। इसी दौरान बेल बॉय अली रजा उस लिफाफे की तरफ बढ़ा। उसने आहिस्तगी से उसे उठाया और खामोशी से सर्वर कंप्यूटर की तरफ गया। उसने लॉग इन किया
और रिकॉर्ड देखना शुरू किया। लिफाफे में लिखी तफसीलात की बुनियाद पर इसने होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। चंद ही लम्हों में इसकी आंखें खुल गईं। स्क्रीन पर जो मालूमात थी उन्होंने अली को हिलाकर रख दिया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, हाजी अब्दुर्रहमान होटल के 65% शेयर होल्डर और बानी रुकन। अली की सांसें तेज हो गई। उसने फौरन प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली, कागजात हाथ में लिए वो दौड़ता हुआ मैनेजर के केबिन में पहुंचा। अंदर नुमान अब भी किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। अली ने आस्तगी से कहा, सर ये रिपोर्ट देखिए, ये वही बुजुर्ग हैं जो यहाँ आए थे। ये हमारे होटल के असल मालिक हैं। नुमान ने फ़ोन रखते हुए अली की तरफ देखा और तेवरी चढ़ा ली। बोला, अली तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे लोगों की रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं, ये सब फजूल बातें हैं। अली ने फिर कोशिश की, लेकिन सर इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हाजी अब्दुर्रहमान हमारे होटल के मालिक हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो। नुमान ने बात काट दी और रिपोर्ट अपनी तरफ खींची, फिर बगैर पढ़े ही इसे वापस अली की तरफ धकेल दिया। इसकी आवाज़ में गुरूर पहले से ज़्यादा नुमाया था। मुझे ये बकवास नहीं चाहिए, मैंने कहा ना, अपना काम करो। ये होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल्स से चल रहा है, किसी पुराने बाबे की खैरात से नहीं। अली हैरान रह गया। इसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वो रिपोर्ट हाथ में लेकर बाहर निकल आया। लॉन्च में आते ही इसे हाजी अब्दुर्रहमान याद आ गए। इनकी आंखों में की गहराई, इनका सब्र। इसे महसूस हुआ कि यह मामला सिर्फ होटल तक महदूद नहीं, ये तो इंसानियत का इम्तिहान है। आहिस्ता आहिस्ता शाम ढलने लगी। मेहमान अपने अपने कमरे में चले गए। स्टाफ भी अपने काम में लग गया। लेकिन अली रज़ा के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे यकीन था कि कल का दिन इस होटल की तकदीर बदल देगा। अगली सुबह का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। होटल के हर कोने में हलचल थी। स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता आपस में सरगोशियां कर रहे थे। किसी ने कहा, कल जो बाबा आए थे शायद इनके बारे में कोई बड़ी बात है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ सुना है, वो होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं। यह खबर आहिस्ता आहिस्ता होटल में फैल गई, मगर अब भी किसी को यकीन नहीं आ रहा था। सबके जहनों में एक ही सवाल था, क्या वाकई वह बुजुर्ग इस शानदार होटल के मालिक हो सकते हैं। सुबह 10:30 लॉन्च का माहौल अचानक बदल गया। होटल के मरकजी दरवाजे से वही सादा कपड़े पहने बुजुर्ग हाजी अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल हुए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इनके साथ सूट पहने एक अफसर था, जिसके हाथ में स्याह रंग का ब्रीफकेस था। सबकी नजरें एक ही पल में इसी से जम गई। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट और वेटर सब सुन होकर खड़े रह गए। कल जिन्हें सब नज़रअंदाज किया था, आज वही शख्सियत बादशाहों की तरह होटल में दाखिल हो रही थी। हाजी अब्दुर्रहमान ने हाथ के इशारे से कहा, मैनेजर को बुलाओ। इनकी आवाज़ में अब कोई नरमी नहीं, बल्कि एक सख्त हुक्म की झलक थी। कुछ ही देर में नुमान मलिक बाहर आया। इसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, मगर गुरूर अब भी बाकी था। वो आधी मुस्कुराहट के साथ बोला, जी बाबा, आज फिर आ गए। हाजी अब्दुर्रहमान ने इसकी आंखों में देखकर कहा, नुमान मलिक, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें अपने अमाल का अंजाम भुगतना पड़ेगा। और आज वो दिन आ गया है। नुमान घबरा गया और बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। हाजी अब्दुर्रहमान के साथ आए अफसर ने ब्रीफकेस खोला, इसमें से एक भारी फाइल निकाली और सबके सामने मेज़ पर रख दी। इसने बुलंद आवाज़ में कहा, ये कागजात साफ बताते हैं कि इस होटल के 65% शेयर हाजी अब्दुर्रहमान के नाम पर है। असल मालिक यही है। पूरा स्टाफ हैरान रह गया। लॉन्ज में खड़ी आयशा के हाथ कांपने लगे। मेहमानों ने एक दूसरे को देखा और सरगोशियां करने लगे, ये तो सच में मालिक है, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हाजी अब्दुर्रहमान ने अपनी छड़ी ज़मीन पर टेक दी। इनकी आवाज़ अब मजबूत और पुरज़म थी। नुमान मलिक, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह अब अली रज़ा ये ओहदा संभालेगा। नुमान गुस्से से कांपते हुए बोला, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? ये होटल मैं बरसों से चला रहा हूँ। हाजी अब्दुर्रहमान गरज कर बोले, ये होटल मैंने बनाया है, इसकी बुनियाद मेरी मेहनत से रखी गई है। चाहूँ तो अभी तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूँ, लेकिन बतौर सज़ा तुम्हें अब फील्ड का काम दिया जा रहा है, वही काम जो तुम दूसरों से करवाते थे। फिर हाजी अब्दुर्रहमान ने अली रज़ा को करीब बुलाया और इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी, मगर दिल में इंसानियत थी, यही असल काबिलियत है, इसीलिए तुम इस अहदे के हकदार हो। अली रज़ा की आंखों से आंसू बह निकले। वो जज्बाती होकर बोला, हाजी साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। हाजी अब्दुर्रहमान मुस्कुराए और कहा, बेटा, यही सबसे बड़ी अहलियत है। उन्होंने रिसेप्शन पर खड़ी आयशा की तरफ देखा। इनकी नज़र इतनी सख्त थी कि आयशा कांप गई। हाजी अब्दुर्रहमान बोले,
عائشہ، یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اس لیے تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس ہوٹل میں کبھی بھی کسی کو اس کے کپڑوں سے مت پرکھنا۔ ہر انسان کی عزت برابر ہے۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حاجی عبد الرحمن نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بلند آواز میں کہا، سن لو سب لوگ، یہ ہوٹل صرف امیروں کا نہیں ہے، یہاں انسانیت ہی اصل پہچان ہوگی۔ جو بھی امیر اور غریب میں فرق کرے گا وہ اس جگہ پر رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لاؤنج میں موجود مہمانوں نے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہر کوئی حاجی عبد الرحمن کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کل تک جنہیں سب حقیر سمجھ رہے تھے، آج وہی سب کے آگے سر اٹھا کر بیٹھے تھے۔ حاجی عبد الرحمن نے آخر میں کہا، اصل امیری پیسے میں نہیں بلکہ سوچ میں ہوتی ہے۔ اگر سوچ بڑی ہو تو انسان خود ہی بڑا بن جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ افسر کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کھڑے اسٹاف اور مہمان دیر تک ان کو دیکھتے رہے اور دل ہی دل میں سوچتے رہے، مالک ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو ان کی انسانیت سے پہچانے، نہ کہ ان کے لباس سے۔ اس دن کے بعد ہوٹل کا ماحول بالکل بدل گیا۔ اسٹاف اب ہر مہمان کے ساتھ عزت اور خلوص سے پیش آتا۔ لوگ کہتے، حاجی عبد الرحمن نے صرف ہوٹل نہیں بنایا بلکہ انسانیت کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے